हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू नो बेटा, इस वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करे थे। सो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, एमसीक्यूज़ का एक पार्ट और आएगा और हम लोग ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑप्टिक्स आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 14 मार्क्स का सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स ही इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिक्स के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स ही आएगी और सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी ऑप्टिक्स में से आएंगे। सो इसके एमसीक्यूज़ हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अगर आप ये वीडियो के क्वेश्चंस ही अच्छे से कर लो और उसके बाद जो मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रही हूँ बेटा वो भी अच्छे से कर लो। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देती हूँ। ठीक है जी, अदरवाइज उनके आंसर्स तो मैं आपको उनके साथ ही प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो चलिए बेटा, ऑप्टिक्स का ये पार्ट वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें और फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इस पार्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो बेटा हम लोगों ने ज़्यादातर फोकस करा लेंसेज पर, मिरर पर, लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर, या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज करेंगे। सो चलिए, आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, फर्स्ट एमसीक्यूज इज। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत से बच्चे टेलीग्राम चैनल पे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि विच बुक इज़ बेस्ट और विच हेल्पिंग बुक इज़ बेस्ट। सो बेटा एक चीज़ समझ के चलो कि हमें सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करोगे देन आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, टॉपिक्स आपके कवर होंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको डिटेल में हर चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप एमसीक्यूज़ करना चाहते हो। देन आपके स्कूल में जो आपके टीचर्स ने आपको बुक लगवा रखी है, मॉडर्न की बुक है, दिनेश की बुक है, एसएल अरोड़ा की बुक है, प्रदीप्स की बुक है, सब में सिलेबस सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला प्रदीप्स में नहीं मिलेगा या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सारे टॉपिक्स आपको हर एक बुक के अंदर मिल जाएंगे, सारे एमसीक्यूज़ आपको हर बुक में मिल जाएंगे। हमें सिर्फ टॉपिक्स को समझना है, उनकी गहराई तक जाना है और उनकी जो बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए ताकि हम लोग इजीली एमसीक्यूज़ एक्सेट्रा क्लियर कर सके। सो ज़्यादा फोकस मत करो कि कौन सी बुक से पढ़े, कैसे पढ़े। अगर आप 2-3 बुक्स, 4 बुक्स यूज़ करोगे तो आप ही कंफ्यूज होगे। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। सो एक बुक जो भी आपके स्कूल टीचर ने आपको लगवा रखी है वो लगाएं। उसके बाद अगर रेफरेंस बुक है, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, कोई टीचर्स एक्यूरेट लगवा रहा है, कोई यूनिमैक्स की बुक लगवा रहा है, कोई एमबीडी की बुक लगवा रहा है। हमें बुक्स के पीछे नहीं भागना, हमें कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बाकी मेरी वीडियो से आप लोग एमसीक्यूज़ करें, मैं अलग अलग बुक से करवा रही हूँ। सो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। 100% आप मेरी ये 3 वीडियोस देख जाओ, आपके एमसीक्यूज़ 100%, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% आपके एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10। एक जो टेलीस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है। एक चीज़ अब देखो, यहाँ पे पावर्स दे रखी हैं, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, जबकि हमारे पंजाब बोर्ड में बोला गया है कि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है। अगर सीबीएसई वाला बच्चा कोई वीडियो देख रहा है तो हाँ, वो बच्चे कर सकते हैं एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। अदरवाइज हमें पंजाब बोर्ड के बच्चों को इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच की जो डिस्टेंस है वो 22 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। उन्होंने बोला है कि फोकल लेंथ पता करो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे जो लेंस लगा रखा है इसकी हमें फोकल लेंथ पता करनी है। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स कर लो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएंगे। ऐसे एमसीक्यूज़ आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। इसका आंसर सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले देखिए हमें m गिवन है, m इज़ द मैग्नीफिकेशन, क्योंकि टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन है, सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लिख दिया -10 मैग्नीफिकेशन। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज l आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। f नॉट मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें पता करना है। मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इज इक्वल टू -f0/fe, ये हमने माइक्रोस्कोप जब हमने कंपाउंड टेलीस्कोप करा तब इसका आंसर आया था मैग्नीफिकेशन का। अब ध्यान से देखो हमें m भी गिवन है, ठीक है, f0/fe एज सच लिख दो, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से f0 कितना आ गया, ये टर्म दूसरी तरफ ले जाओ 10fe, ठीक है जी। लेंथ कितनी होगी, जो टेलीस्कोप है बेटा उसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की होगी और जितनी फोकल लेंथ आई पीस की होगी, दोनों को ऐड कर दो। f0 अभी हमने निकाला है कितना है 10fe, पुट कर दिया 10fe, 10 + 1 कितना हो गया 11fe, यहाँ से fe यहीं पे रहने दो, 11 दूसरी तरफ ले जाओ, सो 22/11 इज 2 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ आपके पास कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। f0 हमें अब f0 पता करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पता करने के लिए बोला है, हमने तो सिर्फ आई पीस की फोकल लेंथ निकाली है, इसे यहाँ पे पुट कर दो, 10 2 = 20, सो 20 सेंटीमीटर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने टिक लगाना है 20 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है जी। सो न्यूमेरिकल्स को देखकर ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है जी, आप लोग स्किप कर सकते हो। 21 भी बेटा एक तरह का न्यूमेरिकल है, सो क्वेश्चन को देख लो, एक बार सॉल्व करके देख लो, अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस चेंज इफ मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट, मोनो मतलब सेम, क्रोमेटिक मतलब लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेड लाइट है इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वायलेट लाइट। आपने वायलेट लाइट को छोड़ के रेड लाइट यूज करी, देन कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को क्या होगा, ठीक है जी। सो फोकल लेंथ को क्या होगा, वीडियो को पॉज करें, जो इसके ऑप्शंस हैं ध्यान से पढ़ें और आंसर दें, क्योंकि हमने आज वीडियो 20 से स्टार्ट करी है, 21 मैंने होमवर्क दे दिया, उसको छोड़ दो, ठीक है, और 21 का मैं आंसर बता देती हूँ बेटा, इसका आंसर है आपका 30, ठीक है, करके देख लेना, अदरवाइज इसको मार्क्स में काउंट मत करना। 22 जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सो अपने मार्क्स में काउंट कर लेना कि आपके कितने एमसीक्यूज हुए हैं और आपके टोटल कितने एमसीक्यूज में से कितने मार्क्स आए हैं। सो ऐसे करने से आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि मैं कितने मार्क्स ले सकता हूँ एमसीक्यूज में, या मैं कितना अटेम्प्ट कर सकती हूँ। इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको और किसी के सामने बेइज्जती भी नहीं होगी। सो आराम से बैठकर वीडियो को देखें और आराम से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। सो चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की चेंज होगी अगर मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ वॉयलेट लाइट। सो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, नंबर 1 इज फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड। जब रेड लाइट यूज करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड है फोकल लेंथ इज डिक्रीज व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। इसका मतलब फोकल लेंथ और किसी लाइट का रिलेशन कहीं आपने पढ़ा है कोई कि फोकल लेंथ चेंज होगी अगर रेड लाइट और वॉयलेट लाइट की जगह पे हम लोग बात करें। रेड लाइट और वॉयलेट लाइट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आपकी फ्रिक्वेंसी या फिर आपकी वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। हमें पता है विपक्योर के अकॉर्डिंगली रेड लाइट की जो GORY रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वॉयलेट की सबसे कम, और यहाँ पे वॉयलेट लाइट यूज़ कर रहे हैं या फिर रेड लाइट यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब जब रेड लाइट यूज़ करोगे आप लोग तो आपकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही आप लोग यूज़ करोगे ये वाली लाइट, या तो इसे इस तरीके से लर्न कर लो। अगर आपने प्रॉपर मैथमेटिकल पोर्शन पे जाना है फिर कैसे आएगा, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्या आपने ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर हमने पढ़ा है ये। ठीक है,
इसका मतलब जो फोकस है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना भी पता है, हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट लाइट की ज़्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू द रेड लाइट। ठीक है जी, अगर जो वायलेट लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, इसका मतलब 1/FV इज ग्रेटर देन 1/FR। अब FR उस तरफ ले जाओ, मतलब कि FR इज ग्रेटर देन FV। फोकल लेंथ ऑफ R इज ग्रेटर देन वायलेट लाइट। इसका मतलब जैसे ही फोकल लेंथ आप उसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे, रेड लाइट डालोगे तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ रेड। सो फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो ये ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज तो नहीं हो सकती क्योंकि क्या है आपका FR ग्रेटर है FV। अगर वायलेट लाइट यूज करते देन आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज होनी थी क्योंकि ये छोटा है, ये तो गलत हो गया। फोकल लेंथ रिमेन्स सेम व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड, क्योंकि दोनों की लाइट की वजह से फोकल लेंथ चेंज होगी। वायलेट लाइट, रेड लाइट की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, वायलेट की कम होगी। इन्होंने बोला कि सेम रहेगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा दोनों में, ऐसा तो है नहीं क्योंकि फ़र्क पड़ रहा है। नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट, जबकि कलर ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अ ग्लास लेंस इज इमर्स्ड इन अ वाटर। जैसे ही आपने किसी लेंस को पानी के अंदर इमर्ज कर दिया, ये रहा आपके पास गिलास, एक पानी का भरा हुआ जार या कुछ भी बोलो, इसके अंदर आपने लेंस को डुबो दिया, क्या हो गया? What will be the effect of the power of lens? पावर ऑफ लेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? P किसके इक्वल है? 1/F। और 1/F किसके इक्वल है? म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 के इक्वल है। इतना हो गया क्लियर? इसका मतलब अगर पावर और फोकस का हम लोग रिलेशन देखें, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। इतनी चीज हो गई आप लोगों को क्लियर? अब ध्यान से दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए। उन्होंने बोला है द ग्लास लेंस इज इमर्स्ड इन अ वाटर। जैसे ही आपने पानी के अंदर किसी ग्लास को डुबो दिया, पहले हवा के अंदर फोकल लेंथ हवा के अंदर थी, जैसे ही आपने डिप करा हवा के अंदर वाटर के अंदर फोकल लेंथ हो गई। इसका मतलब 1/PA इज इक्वल टू 1/PW। दो रिलेशंस बन गए। पावर ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही आपने उसको किसी भी लेंस को किसी भी वाटर के अंदर डिप करा। ठीक है जी। सो पावर उसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जैसे ही आपने उसको पानी के अंदर डिप करा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। हवा से जो फोकल लेंथ है उसकी वाटर की फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज हो गई तो पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप change on increasing the linear diameter of its objective? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को पॉज करें, आराम से आंसर दे। उन्होंने बोला है हाउ डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप चेंज ऑन इंक्रीज विद द लीनियर डायामीटर। अगर आप टेलीस्कोप की पावर कैसे चेंज होगी? अगर लीनियर डायामीटर चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। हमें पता है कि पूरी डेरिवेशन के अंदर डायामीटर की तो कोई बात ही नहीं हो रही। लेंस के ऑब्जेक्टिव हो चाहे आईपीस हो, उसके डायामीटर की बात हो ही नहीं रही। अपर्चर है, उसमें साइज है, फोकल लेंथ है, डायामीटर है ही नहीं। सो डायामीटर चेंज करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो पावर डज नॉट डिपेंड ऑन डायामीटर, डायामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ये लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था हमने कि प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन है वो +1 होगी और जो इसकी फोकल लेंथ है वो कितनी होगी? इन्फिनिटी। इसके अकॉर्डिंगली आंसर आपका बन गया 1। ठीक है जी। मैग्निफिकेशन कितनी है? +1 और फोकल लेंथ आपकी कितनी है? इनफाइनाइट, प्लेन मिरर की। सो आंसर ए इज अ राइट।
Next question is, an object approaches a converging lens from the left of the lens with a uniform speed 5 meter per second and stops at the focus. The image. ध्यान से क्वेश्चन को समझे, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले वीडियो को पॉज करें, जितना आपको समझ लगता है वैसे उतना समझे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को इजीली समझ लग जाएगा। मोस्ट प्रॉबेबली बच्चों की ये दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि जब टीचर एक्सप्लेन करेंगे वो बोलेंगे इतना इजी आंसर हमें आता था, लेकिन जब खुद करते हैं प्रॉब्लम में तभी फंसेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सब बहुत टाइम तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे बोल सकते हो कि समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो ध्यान से देखिए आंसर इसका क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज अ कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले एक कन्वर्जिंग लेंस बना लो, मतलब कन्वेक्स लेंस बना लिया। फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस, लेफ्ट मतलब इस साइड से, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो लाइट्स आ रही हैं, स्पीड ऑफ लाइट मतलब इस रे ऑफ लाइट की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। एंड स्टॉप एट द फोकस, कहाँ पे जाके रुक गई, फोकस के ऊपर। ठीक है जी, मतलब ये वाली इमेज बन गई। द इमेज, अब इमेज को क्या होगा, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मूव अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से दूर चले जाएगी विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड तो अगर रुक गया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उन्होंने बोल दिया कि रुक गया, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो हो नहीं सकती। इतनी बात होगी क्लियर। सो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस विद अ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। मूव करेगा अवे फ्रॉम द लेंस विद यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। यूनिफॉर्म वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि रेज ऑफ लाइट तो कंटिन्यूसली आ ही रही हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेंस से दूर जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। लेंस से दूर जा रहा है, ठीक है, लेंस आया, लेंस के साथ टकराया और लेंस से दूर चला गया, इतना कॉन्सेप्ट सही है कि मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस। लेकिन नो यूनिफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो यूनिफॉर्म पे क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस विद अ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। मूविंग अवे फ्रॉम द लेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट तो सही है। विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन उसकी नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ लार्ज अपर्चर। हमें पता है जो टेलीस्कोप है इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेरेटिव टू द आई पीस। ठीक है, ये चीज़ हमें टेलीस्कोप के अंदर ये चीज़ें पता है। अब क्या होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ लार्ज अपर्चर टू इंक्रीज स्पैम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंक्रीज करेगा अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, स्पैम ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है। सो इन स्पैम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसी कोई चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं, ठीक है। सो ये तो गलत लग रहा है, पहले पढ़ के देख लो ऑप्शंस कौन सी सही लग रही हैं कौन सी नहीं लग रही। हैव लो डिस्पर्जन, इसकी जो डिस्पर्जन होगी वो लो होगी, डिस्पर्जन वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड सफेरिकल अबर्शन। रिड्यूस्ड सफेरिकल अबर्शन, जब आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेंस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करोगे वहाँ पे एरर्स आ सकते हैं। अबर्शन मीन्स सफेरिकल अबर्शन एक एरर है, ठीक है, वहाँ पे एरर्स आएंगे। जब इन्फिनिटी से आ रहा है तो वहाँ पे इस थोड़ा सा ये निगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हाई, हैव हाई रेजोल्यूशन, इसकी रेजोल्यूशन हाई है। लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हाई रेजोल्यूशन, इसकी रेजोल्यूशन हाई है, दैट इज़ वाई हम लोग इसका जो टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव है इसका अपर्चर लार्ज यूज़ करेंगे। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लग रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट चलिए, हो सकता है आपको आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लगे पंजाब बोर्ड को, हो सकता है,
लेकिन बेटा हमने इस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जाना है कि क्वेश्चन किसी बुक में से भी आए, क्योंकि उनको नहीं पता कि रिम्पल मैम से पढ़ के आए, उन्होंने सिर्फ एक्यूरेट पढ़ाई है, उन्होंने सिर्फ दिनेश पढ़ाई है, उन्होंने सिर्फ मॉडर्न फॉलो करी है, या उन्होंने सिर्फ एमबीडी फॉलो करी है। बेटा मैं सारी बुक्स से आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ कि आपको डाउट ना रहे कौन सी बुक अच्छी है कौन सी बुक नहीं अच्छी। एट प्रेजेंट जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो ये प्रदीप्स की बुक है, ठीक है। प्रदीप की बुक में बेटा आप लोगों को थोड़े से सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। दैट इज़ वाई आप हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आज का वीडियो थोड़ा सा ऐसा लगे, अदरवाइज आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं, ठीक है। सीबीएसई पंजाब बोर्ड ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनका सिलेबस कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, या हरियाणा बोर्ड का कुछ अलग है, सेम ही है, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस इसमें से बीच बीच में से न्यूमेरिकल पोर्शन आ रहा है तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमें नहीं करना पंजाब बोर्ड को, आप लोग उसे निग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में तो न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। सो बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल पोर्शन से डरते हैं कि क्यों हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, छोड़ जाएंगे। हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, करके जाएंगे सब कुछ, 70 आउट ऑफ 70 लेने हैं। सो सब कुछ पढ़ के जाओगे तभी आपको एग्ज़ाम में बैठकर आपको जो पेपर होगा उसका लेवल इजी लगेगा। अगर आप लिमिटेड चीज़ों को फोकस करके जाओगे, लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जाओगे, 100% उसी में से पेपर तो नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी वही चीज़ें आपको पेपर में बैठकर डिस्टर्ब करेंगी, और जब आप डिस्टर्ब हो गए आपको जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं वो भी भूल जाएंगे। सो ट्राई करो कि हमें अपना लेवल लो नहीं रखना, एवरेज नहीं रखना, हमें अपना लेवल हाई करना है। हमें हर एक चीज़ पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डबल। आपने डायामीटर जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसे डबल कर दिया, इट्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज। अदरवाइज बेटा रेजोल्यूशन के क्वेश्चंस काफ़ी कम बनते हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ऑप्टिक्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके साथ आपको रेजोल्यूशन का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सो आप इसे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं रेजोल्यूशन वाले टॉपिक को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 29th क्वेश्चन के अंदर, व्हेन डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डबल, इट्स लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज हाफ, ठीक है। उसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो उसके अकॉर्डिंगली आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रेजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 100% एमसीक्यूज में भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक है, और अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है। सो रेजोल्यूशन पावर जो इसकी है उसका वैल्यू कितनी है, 1/d इज इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो ये आप लोगों का कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पावर है, रेजोल्यूशन पावर। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, कौन से फिनोमिना के ऊपर जो आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क करेगा। ये तो सबको ही आता होगा, सारे बच्चों को आता है। अगर नहीं आता इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सो चलिए इसका आंसर बताइए, ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल के बेस्ड काम कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया जी। आज की इस वीडियो के ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आपको उनके अलग से मार्क्स अपने लिखने हैं तो अलग से लिख लो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एमसीक्यूज़ के कितने क्वेश्चंस थे, आपके कितने मार्क्स आए हैं, और एमसीक्यूज़ के आपके कितने क्वेश्चंस थे और कितने मार्क्स आए हैं। सो क्या है, जब आप लोग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो आपके मार्क्स आप लोग लिखते हो। जैसे लास्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट डाला था उसमें काफ़ी बच्चों ने अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखे कि 15 में से 15 मार्क्स आए हैं, 15 में से 11, 12, 13 मार्क्स आए हैं। अगर आपके 8-9 मार्क्स भी आ रहे हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर, सो डोंट वरी, कमेंट ज़रूर लिखें कि कम मार्क्स आए हैं, ज़्यादा आए हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ लिखो कि इतने मार्क्स आए हैं, नेक्स्ट टाइम आई विल डू मच बेटर। उसकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब तक 3rd वीडियो आएगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जब आपका टेस्ट लिया जाएगा देन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हाँ मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, ये मेरे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए, देन आई विल ट्राई कि मैं आपका गूगल फॉर्म के ऊपर टेस्ट लूँ, ठीक है, ताकि आप लोग आंसर कर सको और मेरे पास उसका रिस्पांस पहुंच सके कि कितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, कैसा किया है, या कुछ भी है। सो चलिए हेजिटेट मत फील किया कीजिए,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हो, पर्सनली बता दो अगर शाय फील कर रहे हो कि कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, क्यों लिखना है 15 में से 15 मार्क्स आया है, या टेलीग्राम चैनल पे आप लोग बता सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लाइट विच रिमेन्स अनइफेक्टेड ऑन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर वो वाला एक फीचर का नाम बताएं जो अनइफेक्टेड रहेगा। अनइफेक्टेड मतलब जिस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज़ है? दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब बोर्ड में लास्ट ईयर ये 1-2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि कोई रिफ्लेक्शन, ऐसे ये वाली वर्डिंग नहीं थी, ऐसा था कि रिफ्लेक्शन है, जो रे ऑफ लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, कौन सी चीज़ है जो चेंज हो जाएगी, स्पीड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो सिर्फ वर्डिंग चेंज है, क्वेश्चन भी वही है, मतलब भी वही है और ऑप्शंस भी वही हैं। सो वर्डिंग पे मत जाया करो, उसका मतलब समझा करो। सो आंसर इज फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही, सो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट नहीं करेगी रिफ्रैक्शन को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस वीडियो। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 2019-20 का। ठीक है जी। अदरवाइज टेलीस्कोप ऐसे जो क्वेश्चंस है, इमेज कैसी होगी, फाइनल इमेज कैसी होगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ये सीबीएसई पंजाब बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से प्रिपेयर करने बेटा ऐसे क्वेश्चंस। फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये लेंस बड़ा है, ये लेंस छोटा है, यहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और टकराई, यहाँ पे कोई इमेज बन गई। ठीक है जी, ये इमेज बन गई, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई और इसी पीछे की तरफ इंक्रीज करा और यहाँ पे इमेज बनी। ये इसका ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज इमेज, बिकॉज ये दोनों इमेज एंड ऑब्जेक्ट और आर ऑन द सेम साइड। अगर सेम साइड पे है तो एक तो हमें प्रॉपर्टी पता चल गई कि ये वर्चुअल है, एक ये उल्टी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, सेकंड क्या है, इन्वर्टेड। सो ऑप्शंस ढूंढ लेंगे, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। चलिए देखते हैं। वर्चुअल, रियल तो नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल है लेकिन इरेक्ट लिखा हुआ है, इरेक्ट नहीं है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। यहाँ तक हो गए बेटा हमारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद हम चलेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स पे। डैश ऑफ अ सफेरिकल मिरर इज कॉल्ड डैश ऑफ द मिरर। कौन सी चीज़ सफेरिकल मिरर की है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायामीटर ऑफ अ सफेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, डायामीटर जो होगा सफेरिकल मिरर का उसे हम लोग अपर्चर बोलेंगे। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा। जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये हमें पता है। वेन एवर बी मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, जो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, लेंस और मिरर में कंफ्यूज नहीं होना। मिरर के अंदर ऑलवेज, कन्वेक्स मिरर के अंदर ऑलवेज वर्चुअल इमेज होगी और कन्वेक्स लेंस के अंदर दो तरह की मिरर्स दो तरह की इमेजेस हो सकती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। ठीक है, यहाँ पे मिरर की बात की गई है तो मिरर में जो इमेज होगी वो ऑलवेज वर्चुअल होगी। वेन एवर बी मतलब कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे होगा, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर मे बी, इन्होंने यहाँ पे ऑलवेज लिखा था, यहाँ पे लिखा है मे बी। कनकेव जो मिरर है वो रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। सो इमेज फॉर्म्ड इन अ कनकेव मिरर मे बी रियल और वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पे आपको दो वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, रियल और वर्चुअल। डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या बॉडी, जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, बॉडी की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी आपका होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपकी रियल या वर्चुअल इमेज होगी। थर्ड देखो, डैश इज यूज्ड एज अ ड्राइवर मिरर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फिलिंग द ब्लैंक। पंजाब बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे यूजेस है। सो कौन सा आपका मिरर है जो ड्राइवर मिरर की तरह यूज़ हो रहे हैं। ड्राइवर मतलब आपकी स्कूटर, स्कूटी में, आपकी कार, किसी भी व्हीकल के अंदर कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है? कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आएगा कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ड्राइवर मिरर बिकॉज इट हैज़। क्यों हमेशा इसे यूज़ करते हैं हम? बिकॉज ये लार्ज व्यू मिरर को स्मॉल करके दिखाएगा, मच लार्जर व्यू और फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, या फिर रियल व्यू, इट शोज इट हैज़ अ व्यू ऑफ रियल। ठीक है, रियल व्यू मिरर दिखा आपको इमेज दिखाएगा। नेक्स्ट है द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज। बेसिक कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेसिक कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का? इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉज। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ। किसका फिनोमिना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है इनटू डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर डैश फ्रॉम डैश। ठीक है, डैश फ्रॉम डैश इंटरफेरेंस कहाँ से होगी? डेंसर टू रेयर मीडियम होगी, मतलब रेयर डेंसर फ्रॉम रेयर मीडियम। ठीक है जी, डेंसर मीडियम से होगी फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ डेंसर एंड रेयर मीडियम। सो यहाँ पे बेटा मैं लिख के नहीं बता रही, आपको बोल के ही बता रही हूँ। सो ध्यान से आंसर्स चेक करते जाना। 7th है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट मस्ट ट्रैवल, कहाँ से ट्रैवल करेगी? डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर ओनली व्हेन। कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करेगा? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के अंदर इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, या ग्रेटर देन लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फ्रॉम द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन। मिनिमम डेविएशन पोजीशन मतलब प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया। अब क्या होगा? कौन सी रे होगी? एक प्रिज्म के अंदर यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और टकराई, दूसरे मीडियम में चले गई। रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन है? सो दिस इज रिफ्रैक्शन, आर वाला। ठीक है, व्हेन रिफ्रैक्टेड रे इन द प्रिज्म इज डैश टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के पैरेलल होगा, पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये वाली जो है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी, ये वाली रे। ठीक है जी, तब आपका मिनिमम डेविएशन जो पोजीशन आएगी अकर करेगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉचीज फॉर्मूला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ अ मटेरियल इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ लैम्डा एज। आपने सिंपल कॉचीज फॉर्मूला लिखना है। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लैम्डा रेज टू पावर स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज टू द पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। बस यही सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ अ वॉयलेट लाइट इज डैश वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट हमें पता है बेटा, जो वेवलेंथ है लैम्डा आर की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी। इन्होंने पूछा है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज लेस देन है, कम है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट की, रेड कलर से। देयरफॉर म्यू वी, जो म्यू वी होगा दैट इज ग्रेटर देन म्यू आर। हेंस जो डेल्टा वी है डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ये प्रिज्म के फॉर्मूले से बेटा पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म इज, डिस्पर्सिव पावर इज अ प्रिज्म इज रेशो ऑफ, किसकी रेशो है? एंगुलर डिस्पर्जन एंड मीन डेविएशन की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज रेशो ऑफ, किन किन चीज़ों का रेशो है? नंबर 1 इज एंगुलर डिस्पर्जन
ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन का, एंड सेकेंड वन इज मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। डन। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, लाइट वेरीज। इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वेरी करेगी किसके साथ, इनवर्सली एज डैश ऑफ वेवलेंथ, फोर्थ पावर, यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। आपने देखा होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर आई इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर हो गया। फॉर द नॉर्मल आई, अब ये बेटा नॉर्मल आई जो हमारे जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर अ नॉर्मल आई, अगर आप लोग नॉर्मल आई की बात करें, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट कितना होगा, फार पॉइंट होगा एट इन्फिनिटी, क्योंकि आपको इन्फिनिटी तक दिखेगा, आपको चांद तारे सूरज सब कुछ दिख रहा है जो कि इन्फिनिटी पे पड़े हैं। सो इन्फिनिटी तक फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, और लीस्ट पॉइंट कम से कम जो लीस्ट डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कैसा होगा, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस लिख लो चाहे आई पीस लिख लो, आर फिक्स्ड डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस। नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कैरिड आउट बाय चेंजिंग द, अगर आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर फोकस करें, इज कैरिड आउट बाय चेंजिंग, क्या चेंज होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दोबारा से सुन लो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तब जाके आपका फोकस होगा। नेक्स्ट है, इन जो टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज डैश बाय डैश, ऑब्जेक्टिव लेंस को रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस्ड बाय लार्ज कनकेव मिरर। ठीक है, इसमें मिरर्स लगे हुए हैं, जो कि सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये हमारे ये वाला क्वेश्चन बेटा पंजाब बोर्ड में नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग स्किप कर सकते हो। अगर कोई सीबीएसई का बच्चा है उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो टेलीस्कोप आप लोग दो तरह के टेलीस्कोप हैं, एक है रिफ्लेक्शन टाइप, एक है रिफ्रैक्शन टाइप। ठीक है, एल वाला और ये वाला। उसमें क्या था, यहाँ पे एक मिरर लगा है, मिरर में रे ऑफ लाइट आई, टकराई और वापस चली गई। सो यहाँ पे मिरर लगा दिए गए, लेंस को रिप्लेस करके इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज कनकेव मिरर, यहाँ पे कनकेव मिरर्स लगा दिए गए। क्लियर हो गया जी। सो नेक्स्ट बेटा हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स करेंगे। जितने भी एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स करवाए हैं, जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स में डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी डेफिनेशन आ सकती है, कोई भी सिंपल लाइन आ सकती है, कुछ भी, मतलब जो आप लोगों की नॉलेज के अंदर है वही चीज़ों की कोई ना कोई फिलिंग द ब्लैंक लाइन बन के आगे उनमें से एक वर्ड वो स्किप कर देंगे, उसी को आपने फिल करना होता है। सो घबराने की चीज़ नहीं है, कोई एमसीक्यूज़ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। सिंपल आपकी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके ईजीली आप लोगों के फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, सो हमने 17 क्वेश्चंस करे हैं इसके फिलिंग द ब्लैंक्स के। सो ट्रू फॉल्स स्टार्ट करते हैं। द फ्रिक्वेंसी चेंजेस, जैसी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज के अंदर भी करा है कि फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती हमारी कोई भी चीज़। अगर फ्रिक्वेंसी के ऊपर चीज़ डिपेंड ही नहीं कर रही, इन्होंने बोला है कि फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जबकि फ्रिक्वेंसी पे कोई फ्रिक्वेंसी डिपेंड ही नहीं करती। सो इंक्रीज हो डिक्रीज हो ऐसा कुछ नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, सो फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम अ ग्लास प्रिज्म। जैसे ही एक रे ऑफ लाइट एक ग्लास प्रिज्म के बीच में से पास हुई, शिफ्ट produced in a path of emergent ray depends on the refractive index. So
यहाँ पे आके टकराई और ये वाला जो ई एंगल होगा, इमर्जेंट रे होगी, वो डिपेंड करेगी किस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का। तो डेफिनेटली उस पर डिपेंड करेगा। अगर ग्लास आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, कम होगा, उसी की वजह से आपकी जो ये वाला इमर्जेंट एंगल है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। सो इसका मतलब डिपेंड करेगा ये। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई कि सही लिखी है। नेक्स्ट है व्हेन अ कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसी भी आपने कन्वेक्स लेंस को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर रख दिया, मान लो पानी के अंदर ही आपने एक लेंस को रख दिया, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन ऑफ इट्स ओन मटेरियल। सो ओन मटेरियल, अपने मटेरियल से मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा। इट बिहेव एज अ कनकेव मिरर। कनकेव लेंस मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। सो ये बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है स्टेटमेंट। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत तरीके से आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास कोई हेल्पिंग बुक है या स्कैनर है, 10 ईयर है, आपको उसमें भी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले एमसीक्यूज नहीं थे, ट्रू फॉल्स नहीं थे, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं थे, 1 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। उनमें से आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि अगर कन्वेक्स लेंस को किसी मीडियम के अंदर रख दिया, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्रेटर है या लो है, तो जो लेंस होगा वो किस तरीके का एक्ट करेगा, कनकेव करेगा या कन्वेक्स करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। लेकिन अभी क्योंकि ट्रू फॉल्स आ रहे हैं तो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में उन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन वही है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप 10 ईयर भी उठाओगे ना, क्वेश्चंस वही है, बस वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के एमसीक्यूज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या फिर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो क्वेश्चन वही है, ठीक है। दोबारा सुनते हैं। जब आपने कन्वेक्स लेंस को किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब पानी के अंदर डबो दिया, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन ऑफ इट्स मटेरियल, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ज़्यादा था। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू लेंस, तो ये एक्ट करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस या फिर डाइवर्जिंग, मतलब कि रेज ऑफ लाइट को बाहर की तरफ जाने देगा। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेविएशन डेल्टा ऑफ आर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए इज म्यू माइनस 1 ए। ये बेटा डायरेक्ट आर्टिकल से ही डेरिवेशन का पार्ट उठाया हुआ है। अगर आप लोग डेविएशन एंगल चूज़ करोगे प्रिज्म के अंदर, तो स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के अंदर ये वाला आंसर आएगा। अगर आप लोगों ने डेरिवेशन करी है तो आपको याद होगा ये वाला रिजल्ट, तो यही एंगल आएगा। सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू लिखी हुई है। सो 4th इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर हो गया जी। सो आपने बेटा सारे एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा देख लिए, आपको पता चल गया कि सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या सिंपल माइक्रोस्कोप का यही आंसर आएगा? यहाँ पे स्मॉल डी लिखा है, आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल डी पढ़ा होगा। सो मतलब वही चीज़ है। सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल किया हुआ है तो आर्टिकल का आंसर आपको याद होगा। लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम, देन म्यू आपको गिवन है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इतनी। कहते हैं अगर कोई लाइट पास कर रही है किसी मीडियम के थ्रू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका गिवन है 3/2, क्या उसकी स्पीड इतनी होगी? सो चेक करके देख लो, अदरवाइज तो इतनी होगी कि नहीं होगी कैसे पता चलेगा? जब तक आप इसे सॉल्व करके देखोगे। सो म्यू किसके इक्वल है? म्यू इज इक्वल टू सी ओवर ये वाला म्यू, ठीक है, वेलोसिटी v, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी दूसरी तरफ ले जाओ, सो हमारे पास आ गया c/म्यू। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू कितनी है? 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो मैंने ऊपर ले गई। 3 के साथ 3 कैंसिल, सो 2 × 10⁸। सो सेम आंसर आ रहा है, मतलब वेलोसिटी आपकी इतनी आ रही है। सो ये स्टेटमेंट भी हो गई आपकी ट्रू। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाओ। अ थिन प्रिज्म ऑफ 12 डिग्री एंगल। 12 डिग्री एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आपको ए गिवन है 12 डिग्री, गिव्स अ डिफ्लेक्शन। डेल्टा एंगल गिवन है आपको 6 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.5। सो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.5 होगा, ठीक है जी। अब इसी स्टेटमेंट को 1.5 का मतलब है 3/2 होगा,
क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है, यही हमने पता करना है। सो चलिए इसे भी सॉल्व करके पता लगेगा कि अगर ये दोनों एंगल्स हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होगा। अगर 1.5 आ गया तो करेक्ट है, नहीं होगा तो नहीं है। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1a। ठीक है जी, म्यू हमने पता करना है, डेल्टा की वैल्यू पुट करो 6, म्यू हमें नहीं पता, ए की वैल्यू आपको गिवन है 12। सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया 1 इज इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 2, या 2 को दूसरी तरफ ही ले जाओ डायरेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस 1। ठीक है, 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ये वाला 1 दूसरी तरफ लेके जाओ। सो +1 एलसीएम ले लो, आ गया 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3/2। सो म्यू का आंसर कितना आ गया 3/2। 3/2 मतलब 1.5। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये 7 भी हो गया आपका ट्रू। डन। सो बाकी बेटा ट्रू फॉल्स आप खुद करके देखें, अगर इनमें से किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं इनके आंसर्स बता देती हूँ ताकि आप लोग इसे क्रॉस चेक कर सको। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी लेकिन आप चेक कर लेना। 8th का आंसर आएगा ट्रू, 9th का आंसर आएगा फॉल्स, 10th का आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज वगैरह आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ये है ट्रू। 12th का है फॉल्स, और 13 बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, रेजोल्यूशन, पावर एक्सेट्रा के क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो ट्रू। डिस्पर्जन ऑफ फिनोमिना ऑफ टेक्स प्लेस इनसाइड अ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होगा डिस्पर्जन, सो फॉल है। कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड सी इज मैग्निफिकेशन पावर और इज 1, सो ये नहीं होगा क्योंकि प्लेन मिरर की वैल्यू 1 है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर when angle of incidence is greater than critical angle, so ये भी true है। so लास्ट वाला भी हो गया आपका ट्रू। सो आई होप आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके MCQs, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस MCQs, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल आपको एज अ होमवर्क दिए, ऐसे ही आपको MCQs कुछ होमवर्क के लिए देती हूँ। सो प्लीज़ उसे सॉल्व करके देखिए, ट्राई करके देखिए, खुद सॉल्व करोगे, खुद मेहनत करोगे तभी आप लोगों को बेटा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। स्पून फीडिंग वाला काम करोगे, रट कर जाओगे, किसी बुक को याद करके जाओगे, ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है, ये चीज़ें समझने वाली हैं। हमें समझ के जाना है, समझ के जाओगे तो ईजीली MCQs हो जाएंगे। डरने की बात नहीं है, आराम से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इवन आपको पेपर के आगे भी MCQs पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इतना कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे। सो चलिए MCQs की आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, सो वो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ये सारे बेटा मैंने एक्यूरेट की बुक से लिए, और एक्यूरेट, यूनिमैक्स, MBD ऐसी बुक्स हैं जो बेटा पंजाब बोर्ड की बुक्स हैं। सो क्योंकि ये चैनल पंजाब बोर्ड का स्पेशल, यहाँ पे पंजाब बोर्ड का ही मटेरियल आपको ज़्यादा मिलेगा। सो आप लोगों ने जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करके जाना, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने। अगर किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर ना हो, अदरवाइज तो एक्यूरेट ने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके आंसर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं, इवन कटिंग बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि कैसे सॉल्व करके आया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सकता है किसी आंसर में कोई मिस्टेक भी हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, ये हेल्पिंग बुक्स है। एक्यूरेट, यूनिमैक्स और MBD ये सारी बेटा अब हमारी हेल्पिंग बुक्स हैं। सो इनमें मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जैसे दिनेश हो गई, मॉडर्न हो गई, हमारी प्रदीप्स की बुक हो गई, इनमें गलतियाँ होने के चांसेस 1% है, अदरवाइज नहीं गलतियाँ होंगी। ठीक है, सो आप लोगों ने अच्छे से इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये वाली जो बुक्स हैं, बहुत बच्चों को यही डाउट रहता है कि मॉडर्न पढ़ना है कि एक्यूरेट पढ़ना है। मॉडर्न हमारी मेन बुक है जिसे हमने पढ़ना ही पढ़ना है। एक्यूरेट सिर्फ बोर्ड की बुक है, अगर आपने सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उनके लिए ये बेस्ट बुक है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह
क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो जैसे ये क्वेश्चन है बेटा 58th क्वेश्चन है, ये अलग एक डिफरेंट क्वेश्चन है। सो ट्राई करके देखना, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में देना। ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगी फिर, ठीक है। अदरवाइज आई होप आप लोग अच्छे से इसे सॉल्व कर लोगे। देखो 61th क्वेश्चन ऐसे ही हमने अभी एक्सप्लेन करा है कि कन्वर्जन ऑफ कनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज बाय डिप्ड इन मिरर द मिरर इन। अगर मिरर को डिप कर दिया जाए किसी लेंस उसके वाटर के अंदर, ऐसा किसी हवा के अंदर फलाना धमकाना, सो क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन अभी हमने करा है कि व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर जाएगा या वाटर टू एयर जाएगा, कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। सो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग इतने क्वेश्चन ही करेंगे। ये क्वेश्चन स्कैटरिंग वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, रिले स्कैटरिंग वगैरह भी वही है। देन सनलाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्वेश्चंस आ गए। सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। लास्ट भी हमने ये क्वेश्चन भी बेटा लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि एयर बबल इन वाटर बिहेव एज, कैसा बिहेव करेगा, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा या फिर डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। सो यहाँ तक हमने एक्यूरेट के भी साथ साथ आपको कवर करवा रही हूँ, बाकी बुक्स को भी साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये ना हो कि आप सिर्फ एक्यूरेट पे ही फोकस करें या आप सिर्फ मॉडर्न पे फोकस करें या फिर हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है जी, अदरवाइज मैं एक्यूरेट साथ साथ लेके हर वीडियो में मेरी एक्यूरेट की जो है बुक साथ साथ ही चलेगी, ताकि जिन बच्चों के पास एक्यूरेट है वो अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएँ और अच्छे से इसको इनके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि पिछले बेटा 1-2 साल ऐसे हैं कि 100% सिलेबस जो 100% फिजिक्स का पेपर है वो एक्यूरेट की बुक से आ रहा है। सो आपको एक्यूरेट बुक बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी। ठीक है जी, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड जो पार्ट आएगा उसमें हाइगन्स प्रिंसिपल, पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स की सारे एमसीक्यूज होंगे। सो जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।